Hello everyone, welcome to Ashish Malik IAS Academy. So the topic for our today's discussion is India-China trade. अभी रिसेंटली काफ़ी सजेशंस दिए जा रहे हैं कि इंडिया को अपना ट्रेड बैन कर देना चाहिए चाइना के साथ, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, सभी तरह का ट्रेड हमें चाइना के साथ कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्रेड बैन अगर हम करते हैं विद चाइना तो इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी किस तरह से अफेक्ट होगी चाइना के साथ ट्रेड को बैन करने में। सो let's move forward, and if you want to get Unacademy's Plus subscription, you can use the referral code Ashish Malik 10 to avail additional 10% discount on the subscription fee. And I am Mansi Tyagi and I teach current affairs on the platform of Ashish Malik IAS Academy. And from today, I'll also be teaching you political science NCERT at 7:30 p.m. from Monday to Saturday. So please join me at 7:30 p.m. in today's session. And these are other ongoing initiatives which are going on our YouTube channel. You can follow these to boost up your preparation. So let's begin our today's discussion. अब ये चाइना एंड इंडिया के ट्रेड को बैन करने की बात न्यूज़ में क्यों आई, क्या कहाँ से ये सब इशू अराइज हुए? अभी हमने देखा कि काफ़ी टाइम से इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, पहले पैंगोंग सो लेक के पास, देन लद्दाख रीजन में, एंड अभी उसके बाद जब चाइनीज़ टेरिटरी की साइड से चाइनीज सोल्जर ने जब सीज फायर वायलेट किया, जब उन्होंने फायरिंग करी, तो दोनों कंट्रीज के बीच फायरिंग होने के बाद ये जो डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो ज़्यादा एस्केलेट हो गया। एंड अब बात चल रही है कि हम ट्रेड, चाइना के ट्रेड को पूरी तरह बैन कर दें। चाइनीज़ गुड्स, जितने भी प्रोडक्ट हम इंडिया में चाइना से इम्पोर्ट करते हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स अभी सेल हो रहे हैं, सबको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दें। एंड इससे चाइना को एक लेसन मिलेगा अगर हम ऐसा करते हैं। एंड इसके बाद काफ़ी सारे वीडियोस वायरल होने लगे हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडियंस, वो टीवी एंड जो भी चाइनीज़ अप्लायंसेस हैं वो सभी को तोड़ते हुए, जलाते हुए नज़र आए हैं। एंड ऑल्सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं रामदास अठावले, उन्होंने ये डिमांड की है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स चाइनीज़ फूड सेल कर रहे हैं उन सभी को भी हम बैन कर दें। अब इसमें देखने की बात यह है कि जितने भी रेस्टोरेंट चाइनीज़ फूड सेल कर रहे हैं वो हैं तो इंडियन ही, एंड उनमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो शेफ्स हैं, जो वेटर्स हैं, या फिर जो क्लीनिंग के लिए जो उनका स्टाफ है, वो सभी इंडियन हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं। बस वहाँ का जो फूड में मेन्यू है वो चाइनीज़ फूड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, अगर हम देखें कि उसमें वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं इन देयर डिशेस, वो सभी इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, वो सभी इंडिया के फार्मर्स ने अपने लैंड पर प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर हम ये रेस्टोरेंट्स को बैन करते हैं, अगर हम ये डिमांड इन यूनियन मिनिस्टर की पूरी करते हैं, तो एक तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट राइज होगी, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि उनके गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। उनके जो भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो इन रेस्टोरेंट्स में उनकी डिमांड बंद हो जाएगी अगर ये बैन हो गए तो इंडियन फार्मर्स की इनकम उससे रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया को एज अ होल अगर हम देखें कि किस तरह ट्रेड बैन चाइना के साथ इम्पोज करेगा, तो वो हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, चाइना एंड इंडिया का जो ट्रेड है उसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना। अब ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरा होता है किसी कंट्री के लिए। नॉर्मली अगर हम ट्रेड डेफिसिट की जब बात करते हैं तो सब हमें ये लगता है कि ट्रेड डेफिसिट है तो मतलब हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उस कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ट्रेड डेफिसिट में हैं तो वो हमारी कंट्री के लिए ख़राब ही है, या फिर हमारी इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो वीक है फ्रॉम दी अपोजिट कंट्री जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी दिमाग में है कि हमारे की ट्रेड डेफिसिट इज़ ऑलवेज बैड, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स की, उसमें से इंडिया का सरप्लस है विद 3। टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो 3 कंट्रीज के साथ है, जिसमें कि यूएसए, यूके एंड नीदरलैंड्स हैं। एंड अगर हम ये बोलते हैं कि ट्रेड डेफिसिट होना मतलब जो
जो कंट्री ट्रेड डेफिसिट में है उसकी इकोनॉमी वीक है, इसका मतलब कि यूएसए की इकोनॉमी इज वीकर दैन इंडिया, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यूके एंड नीदरलैंड, इन तीनों ही कंट्रीज की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से फार बेटर है। तो ट्रेड डेफिसिट है मतलब दैट डजंट मीन कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की वो वीक है या खराब है। अगर हम इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये जो टॉप 25 ट्रेडिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, उनमें से इंडिया का 22 के साथ डेफिसिट है, जिसमें कि ऑब्वियसली चाइना भी इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम चाइना वी हैव फ्रांस, जर्मनी, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, कतर, रशिया, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है विद साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी हमारा डेफिसिट है, क्योंकि हो सकता है कि जो रिसोर्सेज साउथ अफ्रीका में हमें मिलती हैं, जो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, वो हम इंडिजिनियसली वो इंडिया के अंदर हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एंड कोई अगर दो कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं तो वो म्यूचुअली बेनिफिट होती हैं। दैट अगर ट्रेड डेफिसिट है, सरप्लस है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि अगर दो कंट्रीज ट्रेड में हैं तो दोनों को ही कुछ ना कुछ फायदा है, क्योंकि अगर हम लॉस में होते तो हम चाइना के साथ ट्रेड कर ही नहीं रहे होते। अब अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो मेनली दो इशू सामने आते हैं। सबसे पहली बात कि क्या हम हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इतना ज़्यादा है कि जो हमारा डेफिसिट अमाउंट है उसे हम कवर कर सकें। तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं एंड एट प्रेजेंट ये 500 यूएस बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं, जिसमें कि हम टोटल 12 महीने के इम्पोर्ट्स कवर कर सकते हैं। एंड ये रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आगे जाकर शायद हम 14 मंथ्स और 15 मंथ्स के इम्पोर्ट्स को भी कवर कर लें। तो ऑन दैट फ्रंट इंडिया इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। देन सेकेंड इशू इज़ कि इंडिया में हम सभी चीज़ें जो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन सिटीजन्स को जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो सभी हम इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंडिया इज़ नॉट कैपेबल ऑफ दैट। एंड इट इज़ वेरी मच ट्रू दैट नो कंट्री इज़ सेल्फ सफिशिएंट। हम किसी की भी बात करें, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, हम अगर आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अगर हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती, बिकॉज एक कंट्री के अंदर सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ही देखें तो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम सब कुछ कर रहे हैं इन आर डोमेस्टिक इकोनॉमी, इवन देन हमें शायद जो रिसोर्सेज हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो इम्पोर्ट करने पड़े, तो कोई कंट्री कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो ही नहीं सकती। एंड ट्रेड हम क्यों करते हैं? क्योंकि से दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए किसी एक कमोडिटी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है, उनका जो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट कोई और कंट्री प्रोड्यूस नहीं करती, तो वो कंट्री अपने उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगी। एंड इससे क्या होगा, सभी जितने भी कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज को एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। एंड सिमिलरली जो एक कंट्री है, अगर वो कोई प्रोडक्ट अच्छे से एफिशिएंटली नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को वो कंट्री इंपोर्ट करेगी। तो इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। दैट मीन्स कि जो कंट्री किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको वो एक्सपोर्ट करेगी, एंड जिसमें वो नहीं बहुत अच्छा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रही, वो प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करेगी। देन सेकेंड इशू इज दैट अगर हम बैन करते हैं चाइना के साथ अपना ट्रेड, तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा हमारे इंडियन पुअर को, जो हमारे पॉपुलेशन में जो सबसे गरीब लोग हैं उन्हें। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर थोड़ा सा भी प्राइस राइज होता है किसी भी कमोडिटी में, तो ये जो पुअरेस्ट कंज्यूमर है ये सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल एसी की अगर हम बात करें चाइना से, तो चाइना से जो हम एसी प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये कंज्यूमर्स उन एसी को अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने चाइना के साथ ट्रेड बैन कर दिया तो हम एसी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एसी महंगे हो जाएंगे। अगर हम चाइना की जगह जापान को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जापान से हम इंपोर्ट करते हैं एसी, तो प्राइस विल ऑटोमेटिकली राइज, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड अगर
कुछ लोग अफोर्ड कर भी पाते हैं एसी। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एसी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले या फिर जापान के जो प्रोडक्ट हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम होगी। एंड अगर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो हमें कंट्री के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सडनली हम अपना जो एफिशिएंसी लेवल है उसे भी इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिया के थ्रू चाइना को किसी भी तरह का प्रॉफिट ना हो इन ट्रेड, इसका मतलब कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से, अगर उसमें चाइनीज लेबर किसी भी तरह यूज हुई है, चाहे वो जापान का प्रोडक्ट हो चाहे वो यूएसए का प्रोडक्ट हो, अगर उसमें चाइनीज लेबर का यूज हुआ है तब हमें उन प्रोडक्ट्स को भी बैन कर देना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि चाइना किसी भी तरह से इंडिया की वजह से प्रॉफिटेबल ना हो। एंड अगर हम बात करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की, एंड जो प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जो हमारे रिटेलर्स के पास उनके रिटेल स्टोर्स पर पड़े हैं, उनके आउटलेट्स पर हैं, एंड अगर हम ये चाइनीज प्रोडक्ट बैन करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे रिटेलर्स पर आएगा। क्यों? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की पेमेंट हम चाइना को ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड इन प्रोडक्ट्स को अगर हम बॉयकॉट करेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो चाइना को इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारे खुद के फेलो इंडियन रिटेलर्स पर इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम ये बैन करते हैं तो उसके पहले हमें बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। देन इसके बाद क्या इम्पैक्ट है, अगर हम ये बैन करते हैं तो इससे हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर हम इंडिया और चाइना के ट्रेड की बात करें तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है, पर से कि इंडिया 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 5% यानी कि 100 में से 5 यूनिट वो चाइना को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया 14% इंपोर्ट करता है चाइना से, एंड ये 14% ऑब्वियसली चाइना के एक्सपोर्ट में काउंट होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो क्वांटिटी हमारे इंपोर्ट्स में 14% है, वो क्वांटिटी चाइना के एक्सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 3% है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लोबल डिफरेंस है, ग्लोबल ट्रेड में जो डिफरेंस है इंडिया एंड चाइना का, वो कितना ज़्यादा है, चाइनीज इकोनॉमी कितनी ज़्यादा वास्ट है इन इट्स टोटल एक्सपोर्ट। एंड जो अगर हम चाइना के साथ बैन करते हैं ट्रेड, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ इंपोर्ट्स बैन करेंगे, एक्सपोर्ट्स भी बैन होंगे। अगर हम एक्सपोर्ट बैन भी ना करें, अगर हमने इंपोर्ट बैन किए हैं तो चाइना भी तो अपने इंपोर्ट बैन करेगा फ्रॉम इंडिया। चाइना क्यों इंपोर्ट करेगा अगर हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं इंपोर्ट कर रहे? तो इससे डायरेक्टली इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स की 5% मार्केट शेयर को खो देगा। एंड इंडिया के लिए वो 5% है, लेकिन चाइना के लिए वो उनके इंपोर्ट्स का सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम बैन करते भी हैं, हम बात करते हैं कि हम चाइना को सबक सिखाएंगे, हम चाइना को लेसन देना चाहते हैं, चाइना को इस ट्रेड बैन से इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इंडियन इकोनॉमी को होगा। चाइना इजीली रिप्लेस कर सकता है इंडिया को किसी और कंट्री के साथ, लेकिन इंडिया के लिए चाइना को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। नेक्स्ट इम्पैक्ट विल बी दैट इंडिया विल लूज इट्स पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बात की जा रही है कि हम चाइना के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग भी हैं, उन्हें कैंसिल कर दें, चाइना के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दें एंड किसी और कंट्री को हम वो कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें। लेकिन आप ये देखिए, अगर हम सडनली उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करते हैं तो क्या हमारे इन्वेस्टर्स पर अफेक्ट नहीं होगा? क्या जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स प्लान कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि अभी कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना से एग्जिट करना चाहते हैं, एंड उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑल्टरनेट जो लोकेशन है वो इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड अगर इंडिया सडनली अपने पॉलिसीज को, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरह कैंसिल करेगा तो उन इन्वेस्टर्स की जो वल्नरेबिलिटी है, उन इन्वेस्टर्स का जो रिस्क फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड वो अवॉइड करेंगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडियन इकोनॉमी। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अगर हम बात करते हैं कि हम चाइनीज गुड्स पर हम इम्पोर्ट टैरिफ लगा दें, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दें, तो अभी हमने देखा कि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से।
एंड उस ट्रेड वॉर में क्या था, यूएसए ने इम्पोज करे चाइना के ऊपर टेरिफ्स, चाइना ने रिटेलिएटरी टेरिफ्स इम्पोज करे, देन यूएसए ने अगेन और ज्यादा टेरिफ्स लगाए चाइना के ऊपर, एंड ये चलता रहा, ये कंटिन्यू रहा। अगर इंडिया भी सेम स्टेप लेता है, अगर इंडिया भी हायर इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज करता है ऑन चाइनीज गुड्स, तो क्या चाइना रेसिप्रोकेट नहीं करेगा इन सेम वे? करेगा, एंड वो कर सकता है, एंड वो जरूर करेगा, क्योंकि हमने ये यूएसए के केस में ऑलरेडी देखा है। ऑल्सो बहुत लोगों का ये भी सजेशन है कि जो हमारे प्राइमरी गुड्स हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हमारे रॉ मटेरियल में यूज होते हैं, इन आर रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं इन आर इंडियन इंडस्ट्रीज, एंड चाइना के प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर तो हम जीरो ड्यूटी लगा दें, उन्हें हम फ्रीली आने दें इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हम चाइना से इम्पोज कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रोहिबिटिव टैरिफ्स लगाएं, उनके ऊपर हम बहुत हायर ड्यूटी लगा दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो चाइना भी तो सेम पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है फॉर इंडियन गुड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे WTO के जो रूल्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे, वो भी वायलेट होंगे। एंड इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड एंड वैल्यू चेन में प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत इनसिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया की। एंड इंडिया को कोई भी कंट्री इजीली बाईपास कर सकती है इन ग्लोबल ट्रेड, एंड इतना ज़्यादा इम्पैक्ट चाइना के ऊपर नहीं पड़ेगा इस सबसे, जितना इंडिया के ऊपर पड़ेगा अगर इंडिया ने ये WTO के रूल्स को वायलेट किया। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बाद, जब हमारी कंट्री को आज़ादी मिल गई, उसके बाद कम से कम 40 साल, ऑलमोस्ट फर्स्ट 4 डिकेड हमने अडॉप्ट की थी सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे, सब्सिडीज प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये सभी पॉलिसीज बहुत ही ज़्यादा मेजरेबली फेल हो गई, एंड उसके बाद अल्टीमेटली जब एक्सट्रीमली हमें BOP क्राइसिस इतने ज़्यादा देखने पड़े, उसके बाद IMF के कंडीशनैलिटी के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स करे, एंड उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। एंड अगर हम वापस से उस ट्रैक पर जाते हैं कि हमें कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट होना है, हमें ट्रेड बंद करना है, सब कुछ बैन करना है, देन इंडिया फिर से इतना पिछड़ जाएगा कि हम किसी भी कंट्री के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट बनना इम्पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं कि हम चाइना के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम करें, तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बूस्टअप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, ताकि वो उनको उनका जो प्रॉफिट है, जो उनका रिस्क फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, वो कम हो जाए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। एंड अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो अभी कॉन्टिन्यूसली इतनी ज़्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, वो हम टैकल कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उन सभी लोगों को जॉब मिलेगी, एंड हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बूस्टअप होगा। इससे हमारा मेक इन इंडिया भी जो प्रोग्राम है वो भी, उसको भी बूस्टअप मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।